हाँ भाई, शुरू करें क्या? चलिए, मेरा नाम आशीष गुप्ता है। और अपन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। चलो, चलिए। अब बात कर रहे हैं करंट कैपेसिटर। जो टॉपिक है उसको ऑप्टिक्स के बाद क्यों लिया गया, उसका कारण ये है कि ऑप्टिक्स एक बड़ा टॉपिक है। और अभी ये हो जाएगा तो उससे क्या, थोड़ा हम साइकोलॉजिकल थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। करंट कैपेसिटर छोटा टॉपिक है। और छोटा हो गया है क्योंकि पोटेंशियोमीटर उसमें से हट गया, तो अपने 2.5 लेक्चर वहां कम हो गए। कैपेसिटर में आरसी सर्किट हट गया है, वहां अपना कम हो गया है। तो कुल मिला के 12, 13, 14 लेक्चर का ही टॉपिक है। तो ऑप्टिक्स बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए ऑप्टिक्स को पहले लिया गया है कि अपन एक बार इसको अच्छे से तैयार कर लें और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्या ये बात ठीक है? चलिए, आज की, अरे जो टॉपिक चल रहा है पहले उसकी तो बात कर लो। तो पहले आज अपन रे ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं, और आज की जो क्लास है ना, वो पूरी क्लास 10th है। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल बातें हैं, और फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डालिए, सेक्शन ए, रिफ्रैक्शन। ऑप्टिक्स के 4 से 5 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। और इतना सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपका ऑप्टिक्स सबसे ऊपर आ जाएगा। बस आपको जो ट्रिक्स, जो तरीके, जो हम मेथड सिखाएंगे उनको आपको फॉलो करना है। अगर आपने वो मेथड सीख लिए, तो जो सवाल एक एक पेज के, आधे आधे पेज के किताबों में दे रखे हैं, आप उसको सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हो। और मेहनत करोगे तो ऑप्टिक्स आपका सबसे फेवरेट टॉपिक भी बन सकता है। चलो, डायग्राम बना लेते हैं। चलो, तो हाँ, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम जा रहे हैं। ऊपर है मीडियम 1, नीचे है मीडियम 2। एरो जरूर बनाइए, एरो से पता चलता है ये रे कौन है, इंसिडेंट रे। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। और फिजिक्स के इसी फिनोमेना को क्या कहता है? रिफ्रैक्शन। व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स, लिखिएगा डेफिनेशन, व्हेनेवर light travels from one medium to from one medium to another medium, its speed changes. Its speed changes. This phenomena, this phenomena of light is called refraction. This phenomena of light is called refraction. अच्छे से डायग्राम बनाइए, तीर के निशान जरूर बनाइए। इंसिडेंट रे है, रिफ्रेक्टेड रे है। देखिए लाइट अपने पाथ से क्या हो गई है, बेंड हो गई है, और उसकी स्पीड भी बदल गई है। ऊपर माना μ1 है,
नीचे माना μ2 है। तो पहली टर्म आई कि आशीष सर ये म्यू क्या होता है, तो पहले म्यू की चर्चा करते हैं। डायग्राम बनाते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। सारी हर छोटी से छोटी बात नोट्स में लिखनी है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा हुआ है, ये हमें आता है। हर बात लिखिए और सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए। तो पहली टर्म आती है म्यू। वैसे तो हम इसको 10th क्लास से परिचित हैं, म्यू क्या होता है, फिर भी आप समझिए। जैसे बड़े लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी बना रखी है जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर पता है क्या बताता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस। आप अखबार में पढ़ रहे हो यार माउंट आबू का पारा 0 डिग्री से नीचे लुढ़का, या कश्मीर में -5 डिग्री है, तो ना आप यहीं बैठे बैठे महसूस कर सकते हो यार -5 है, इसका मतलब है वहां ठंड बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि डिग्री ऑफ कोल्डनेस या डिग्री ऑफ हॉटनेस। राजस्थान में गर्मियों के दिनों में पारा 45 से 50 डिग्री हो जाता है, तो आप महसूस कर सकते हो अरे यार इसका मतलब है गर्मी बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको जानकारी देती है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस कितना है और डिग्री ऑफ कोल्डनेस कितना है। इन द सेम मैनर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज। और भैया उस स्पीड का क्या हुआ? आधी रह गई, 2/3 रह गई, 40% हो गई, 50% रह गई। तो इसकी जानकारी देने के लिए कौन पैरामीटर है? म्यू। मैं वापस शब्दों को रिपीट करता हूँ। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, बात नंबर 1। पर वो स्पीड कितनी बदल गई? उस स्पीड का क्या हुआ? 1/3 रह गई, 2/3 हो गई, पहले वाले से बढ़ गई, दूसरे वाले से कम हो गई। इन सबकी जानकारी देने के लिए कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्वांटिटी है जो आपको ये बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड में क्या वेरिएशन आएगा। और फॉर्मूला आप सभी को 10th क्लास से पता ही है, इट इज अ रेशियो ऑफ C/V। पूरा लिखेंगे तो C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। C की वैल्यू सभी को याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड है 3 × 10⁸। म्यू की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि म्यू रेशियो है, ना म्यू की कोई डायमेंशन होती है। नो यूनिट नो डायमेंशन। कुछ स्टैंडर्ड आपको याद है। वैक्यूम का म्यू 1 होता है, पानी का म्यू 4/3 होता है, दे रखा होता है वैसे तो आजकल, फिर भी कुछ ये स्टैंडर्ड है जो चलते फिरते याद होने चाहिए। ग्लास का 3/2, पानी का 4/3, वैक्यूम का 1। फिर एक शब्द आता है डेंसर रेरर। ये भी 25 दिन चलने वाला है, डेंसर रेरर डेंसर रेरर। तो इसका क्या मतलब होता है? सरल भाषा में जहां म्यू ज्यादा है वो कौन कहलाएगा? डेंसर। जहां का म्यू कम है वो क्या कहलाएगा? रेरर। पूरा नाम है इसका ऑप्टिकल डेंसर। तो जिस मीडियम का म्यू ज्यादा है बच्चों से हम क्या बोलेंगे? डेंसर। ये डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, और जो छठी क्लास से डेंसिटी पढ़ रहे हो जिसे हम बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, वो डेंसिटी और इस डेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं है। वो कहलाती है मास डेंसिटी। जो बचपन से पढ़ रहे हो, कॉपर की डेंसिटी, लोहे की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो मास डेंसिटी है। और ये क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी। ये किस पर निर्भर करती है? कि उस मीडियम पे जाने के बाद उसकी स्पीड में क्या वेरिएशन हो रहा है, उसका वहां का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, वहां का परमिएबिलिटी क्या है, उन बातों पर डिपेंड करती है। इसका मास डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा क्या ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी एक ही शब्द है? उत्तर है नहीं। मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
और इसका मतलब होता है जिस मीडियम का म्यू ज्यादा है मतलब वो क्या है, ऑप्टिकली डेंस। बताइए ये स्लाइड ओके है क्या? आज पूरा लेक्चर क्लास 10th है, कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी जो आपको नहीं पता है। बस सिस्टमेटिक सारी बातों को एक बार सुनना जरूरी है। म्यू की फीलिंग आ गई क्या? म्यू बोले तो कौन, सी बाय वी। पहला फॉर्मूला आ गया है चैप्टर का, म्यू बराबर सी बाई वी। एक एक टर्म को बोलो। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, म्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर जिसका म्यू ज्यादा है वो कौन है, डेंसर। जिसका म्यू कम है वो रेयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात होती है साहब, बाउंड्री क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, वो भी आप देखें। जैसे ऊपर म्यू वन है, नीचे म्यू टू है। एक ऐसी लाइन जो दोनों मीडियम को सेपरेट करती है इसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। ऊपर मीडियम अलग है, नीचे मीडियम अलग है। ऊपर हवा, नीचे पानी है। ऊपर ग्लास है, नीचे ऑयल है। तो एक बाउंड्री जो दोनों मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट। और इससे 90 डिग्री पे जो खींचोगे वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल। इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल। आइए फिर से समझते हैं। मान लो अगर यहाँ म्यू वन है और यहाँ म्यू टू है, इधर हवा है इधर पानी है। अब बताइए बाउंड्री कौन सी है? अब बताइए क्या ये बाउंड्री है क्या? अब नॉर्मल कोई आपसे पूछे इससे 90 डिग्री पर, हर छोटी से छोटी बात को समझेंगे ना तो मजा आएगा। मान लो इधर म्यू वन है, इधर म्यू टू है। अब बताइए बाउंड्री कैसी है, कौन सी वाली बाउंड्री है? क्या ये बाउंड्री है क्या? अब नॉर्मल खींचिए, इससे 90 डिग्री पर क्या आएगा, नॉर्मल। तो आपको बाउंड्री और नॉर्मल ये पता होना चाहिए। बाउंड्री एक लाइन है जो दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। और नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के कितने डिग्री पे होगा, 90। डायग्राम बना लीजिए। तीनों डायग्राम बना लें, फिर मैं आपको बात समझाता हूँ। तीनों डायग्राम बना लीजिए। बाउंड्री, नॉर्मल, ये सब क्या छोटी छोटी बातें हैं। जितने फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे ना उतना सवाल करने में मजा आएगा। दो बातें ध्यान रखना। एक तो जब जब होमवर्क दिया जाए होमवर्क जरूर मेंटेन करें। होमवर्क के साथ ही काम चलेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईएलपी बहुत बढ़िया डिजाइन है ऑप्टिक्स की, मैंने खुद ने पर्सनली उसको बनाया है और अभी रिवाइज भी कर दिया है क्योंकि सिलेबस अपडेट हो चुका है लास्ट 2 महीने पहले। तो हमने वो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, आई डिफेक्ट, ये सब सवाल उड़ा दिए। जब मैं मास्टर प्रो 1 में पढ़ाया या ड्रीम बैच में पढ़ाया, इलाइट में पढ़ाया, तब तक सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था, तब तक उनको सारा पढ़ाया। पर अब सिलेबस रिवाइज हो गया है, जेई मेन का भी अपडेट आ गया है, वो टॉपिक जेई मेन में भी हट गए हैं। तो अब फाइनल ठप्पा लग गया है कि भैया अब उनको पढ़ने का कोई यूज नहीं है। तो मैंने अब जो नई ईएलपी दी है उसमें आई डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सब हटा दिया। तो जो लेटेस्ट ईएलपी है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवाइज कर दिया गया। मॉड्यूल रिवाइज हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी प्रिंटेड है, तो उसमें तो अपन कट कर सकते हैं। पर ईएलपी तो हमारे पास है, हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, वापस उसको जीरोक्स करवा सकते हैं। तो हमने ईएलपी को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवाइज कर दिया। तो आपको ईएलपी बहुत अच्छे से करनी है, वो कंपलसरी है। अब आइए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तीनों डायग्राम बन गए भैया? तीर का निशान जरूर बनाना, बगैर तीर के निशान के काम नहीं चलेगा। बगैर तीर के निशान के काम नहीं चलेगा। मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चले। बगैर तीर के निशान के डायग्राम अधूरा है, तीर का निशान जरूर बनाएं। आइए, बाउंड्री ओके, नॉर्मल ओके। तीसरा पॉइंट देखिए तीनों चित्रों में,
रे ऑप्टिक्स में सारे एंगल नॉर्मल के साथ मेजर होते हैं। तीनों चित्रों में देखो, नॉर्मल, नॉर्मल के साथ मेजर, नॉर्मल के साथ मेजर, नॉर्मल के साथ मेजर, नॉर्मल के साथ मेजर। ये नॉर्मल के साथ मेजर नहीं है, तो स्नेल लॉ में थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा यूज होगा। यही छोटी छोटी बातें काम की हैं। जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है, इसलिए मैंने जानबूझ को एक नॉर्मल के साथ नहीं बनाया। अभी स्नेल लॉ लगाएंगे तब पता चलेगा। बारीकियां समझनी है, याद सब है, आता सब है, पर जो गलतियां, जो लापरवाही होती है ना, उसे दूर करना है। और थोड़ा सा नीट के पैटर्न को समझिए। वहां कोई नई चीज आ ही नहीं सकती, रिसर्च बेस्ड सवाल आ ही नहीं सकता। कारण क्या है यार, आपको 40 सेकंड मिलते हैं, क्योंकि आपको ओमआर भी भरनी है, सवाल भी पढ़ना है और सॉल्व भी करना है। तो मुद्दे से सॉल्व करने के हिस्से में कितने आए, 35 से 40, 10 से 15 सेकंड तो सवाल पढ़ने में लगते हैं, ओमआर भरने में लगेंगे। तो 40 सेकंड में यार एक पेज का सवाल कैसे सॉल्व होगा? 40 सेकंड में 2 लाइन या 1 लाइन का ही सवाल आता है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के ले आओ, इस बात को दिमाग में फीड करो कि 1 पेज 2 पेज के सवाल करने का कोई आउटपुट थोड़ी ना है। आपने पूरे चैप्टर में 10 सवाल बड़े कर लिए, वो मानता हूँ, उससे आपने सीखने को मिला, पर बहुत लेंदी प्रश्न करने का आउटपुट क्या है? वहां तो आपको कितने समय मिल रहा है, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में आपको सही फॉर्मूला याद आ जाए और उसकी सही कनेक्टिविटी याद आ जाए, इतने में तो काम हो जाएगा। आपको सही फॉर्मूले चाहिए, डेरिवेशन नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा, कोई नहीं पूछ रहा। सही फॉर्मूला, उसकी सही एप्लीकेशन, जैसे स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ की एक छोटी सी बात क्या समझ में आएगी, अरे यार एंगल कहां से निकालने हैं, नॉर्मल के साथ। आपको हर फॉर्मूले की सही एप्लीकेशन आनी चाहिए। इतने में तो मतलब 180 आउट ऑफ 180 की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा कि आपको बायो सवर्ट लॉ का वायर का डेरिवेशन याद है या नहीं याद है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। अब अपने इतने सवाल किए, कहीं डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है, बस आपको इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। थोड़ा सा इन बातों को गौर करिए। जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा फोकस करिए। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जनवरी आ जाएगा, एक्सेप्ट 4 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और मस्त तरीके से तैयार हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए कहीं परेशान नहीं होना है और खुश होकर पढ़ाई करनी है बस। सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। क्या यार, हमें रोज पढ़ना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला पॉइंट लिखिए, पहला लॉ लिखिए जो हम 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane। आप बोर्ड पे देख लो, तीनों चित्र आपके सामने हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सब बोर्ड के प्लेन में है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सब बोर्ड के प्लेन में है, सब इसी प्लेन में है, कोई प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये पहला लॉ है कि तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, कोई इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनता, आना चाहिए। दूसरा लिखिए, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, SNELL, स्नेल्स लॉ। अब समझिएगा स्नेल्स लॉ। पहले तो ये लिख के काट दीजिए, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। 10th क्लास की एनसीईआरटी में यही दे रखा है। आज अंतिम बार लिख के काट दो, इसके बाद फिर कभी नहीं लगाना। एक बार लास्ट अपने अरमान पूरे कर लो और लिख के उसको काट दो। अब आज के बाद ऐसा स्नेल लॉ कोई नहीं लगाएगा। ये 10वीं की एनसीईआरटी में दे रखा होता है। ये आपने लिख दिया और इसको काट दें। अब मैं जिस स्टाइल से बता रहा हूँ उसी स्टाइल से आपको हमेशा स्नेल लॉ लगाना है। बोर्ड पे देखिए, 3 बार लगाऊंगा ताकि आप रटे ही नहीं अलग अलग डायग्राम में। इसमें देखिए, ऊपर का म्यू
ऊपर का एंगल साइन आई, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, और एंगल हमेशा किसके साथ? नॉर्मल के साथ। डन। यहां देखना बिंदास, इधर का म्यू कौन है? म्यू टू। जिस साइड का म्यू उसी साइड का एंगल साइन अल्फा, बराबर इधर का म्यू म्यू वन साइन बीटा। जानबूझ के एंगल अल्फा बीटा आई आर थीटा फाई लिए। अगर एक ही लिखता ना तो आप इसको रटने का प्रयास करते, म्यू साइन आई बराबर म्यू साइन आर। मत रटिए, स्टैंडर्ड तरीका देखिए, जैसे यहां लगाना है, बोलिए इधर का म्यू म्यू वन, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा नहीं, एंगल हमेशा कहां से? नॉर्मल के साथ 90 माइनस थीटा। कितनी छोटी सी बात है, यहाँ का म्यू यहाँ का एंगल, उधर का म्यू उधर का एंगल, और एंगल हमेशा किसके साथ? नॉर्मल। 3 बार लगा लीजिए और लिख लीजिए, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर होगा। एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर होगा। तो एक छोटी सी बात समझ में आई, स्नेल लॉ कैसे लगाना है और एंगल को हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर करना है। दो तीन खास बातें और, नोट्स पूरे पूरे बनाइए वापस, पिछले साल के अगर हैं आपके पास तो भी बनाइए, एडवाइसेबल तो यही है, फायदा इसी से होता है ना। क्योंकि देखिए हमने तो 18-19 साल यही काम किया है, पढ़ाना, फिर काउंसलिंग, फिर मॉप अप राउंड, फिर ड्रॉप, फिर वापस पढ़ाई, 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा 11 से 12 फिजिक्स, क्रैश कोर्स, इसी में समय निकल गया 18-20 साल। तो हमें पता है ना कि क्या तरीका बेस्ट है। तो एडवाइजेबल तो यही है कि नोट्स वापस से लिखने चाहिए, पिछले साल के आप बैठे रहेंगे देखते रहेंगे ना, उससे आउटपुट नहीं आएगा। सलाह मशवरा देना हमारा काम है, उसको फॉलो करना नहीं करना वो आपकी जिम्मेदारी है ना। क्योंकि देखिए अगर आईओसी है, ओसी है, तो उसमें कार्बन कार्बन ही रहेगा, वो बदल थोड़े जाएगा। पिछली साल भी मीथेन था, इस साल भी मीथेन है, तो कोई CH4 का CH5 तो नहीं जाएगा, तो नोट्स तो वही रहेंगे। पर जब आप उसको वापस से लिखोगे, वापस से समझोगे, तब जाके आपकी क्लियरिटी और बढ़ेगी। तो ये एडवाइजेबल यही है कि नोट्स बिंदास अच्छे से बनाए। न्यूमेरिकल फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल बदलते रहेंगे, स्नेल लॉ तो वही रहेगा भाई। आज भी यही है, 5 साल बाद भी जब आप MBBS पूरी करके आओगे तब भी मैं यही पढ़ा रहूंगा। आप हंसोगे सर मैं कहां से कहां पहुंच गया, आप वहीं रह गए। आप आज भी वही सिखा रहे हो, यहाँ का म्यू यहाँ का एंगल, वहां का म्यू वहां का एंगल, स्नेल लॉ नहीं बदल सकता ना भाई। तो ये तो बेसिक है, ये तो हमेशा यही रहेगा। इसलिए पूरा पूरा वापस से लिखो, तभी आप और उसको बेहतर समझ पाओगे। तो एंगल हमेशा किसके साथ मेजर किए जाएंगे? नॉर्मल के साथ। बोलो क्या बात ओके है? चलिए नीचे एक नोट लगाइए। अब एक बढ़िया पॉइंट समझते हैं। ये ऊपर म्यू1 है, नीचे म्यू2 है, आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, बाउंड्री से 90 डिग्री पर क्या होता है? नॉर्मल, वो भी दिखाई दे रहा है। एक लाइन नॉर्मल के अलोंग आ रही है, लाइन जो आ रही है वो अलोंग द नॉर्मल आ रही है। अब आपसे पूछा गया है ये रिफ्रैक्ट होके कहां जाएगी? सीधा निकल जाएगी, थोड़ा लेफ्ट मुड़ेगी, या राइट मुड़ेगी, क्या होगा? लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो क्या कहें सर? कुछ मत कहो, स्नेल लॉ जो कहेगा वो मानो। फिजिक्स है, कोई यहाँ तुक्का थोड़ी ना मारना है ना। जो स्नेल लॉ कहेगा वो माना जाएगा। मुझे बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस आप क्या बोलोगे? इज इट 90 और 0? कई बच्चों को 90 लगता है, 90 नहीं है। बार बार सुनिए, एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर किए जाएंगे। लाइट बच्चे नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो नॉर्मल से एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अब जो स्नेल लॉ कहेगा वो मानेंगे, आप देखते जाना। ऊपर का म्यू म्यू1, ऊपर का एंगल 0, नीचे का म्यू म्यू2,
नीचे का एंगल नहीं पता, आर मान लिया। आर ही तो पूछा था सर कि आर का क्या होगा, नहीं पता, आर मान लिया। जो स्नेल लॉ कहेगा वो खुश खुश मन से एक्सेप्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लॉ है म्यू वन साइन जीरो जीरो, म्यू टू साइन आर, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां तक आप आ जाओ, फिर अपन चर्चा करते हैं। तो ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे ध्यान देखिएगा, इस एक्सप्रेशन को जीरो होना है, साफ दिख रहा है। तो म्यू टू तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि म्यू टू की वैल्यू तो वन या वन से बड़ी होती है। तो फिर म्यू टू तो जीरो हो नहीं सकता। इसको जीरो होने के लिए सारी जिम्मेदारी किसके पास है, मतलब साइन आर को जीरो होना पड़ेगा। सर एक बार और बता दो, एक बार और सुन लो, चलो फिर सुनो। पूरा एक्सप्रेशन जीरो है, हाँ बोलो। म्यू टू तो जीरो हो नहीं सकता, म्यू टू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सबसे मिनिमम वन होता है, बाकी में हमेशा तो वन से ज्यादा होता है। तो इस एक्सप्रेशन को जीरो होने के लिए साइन आर को जीरो होना पड़ेगा, खत्म। साइन आर जीरो, साइन जीरो कब होता है, 0 डिग्री पर। आंसर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना, जीरो, मतलब लाइट बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। अब इतनी नाटकबाजी कभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। अब इस रिजल्ट को हमेशा हम याद रख सकते हैं, एक बार डिराइव कर लिया, अब बार बार इतना समय खराब नहीं करना है। लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। कई बच्चे कहते हैं, डाउट आ जाता है, सर ये तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, फिर तो सीधी चली गई। 100% रिफ्रैक्शन हुआ है। ये आर जीरो कहां से लाया भाई, स्नेल लॉ लगा के। स्नेल लॉ किसका लॉ है भाई, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। मन में डाउट आ जाता है, सर लाइट तो सीधी चली गई, बेंड तो हुई नहीं, तो रिफ्रैक्शन तो कहां हुआ। गलत सोच है, 100% रिफ्रैक्शन हुआ है, 100% उसकी स्पीड में वेरिएशन आया है। आर 0 डिग्री आप मन से लाए हो क्या, कहां से निकाल के लाए, स्नेल लॉ से। स्नेल लॉ किसका लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसलिए मन में ये वाला मिसकॉन्सेप्शन भी दूर करें, यार इसका तो रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ। नहीं भाई, रिफ्रैक्शन हुआ है, 100% हुआ है। स्पीड उसकी बदली है, बिल्कुल बदली है, सारे नियम कानून के तहत ये लाइट दूसरे मीडियम में गई है। बोली हाँ है क्या, तो फाइनल कॉल, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। बोलो बात क्लियर है। ये नोट का पहला पॉइंट। नोट का दूसरा पॉइंट लिखिए, नोट का दूसरा पॉइंट लिखिए। एक हम बचपन से 10th क्लास से हमें रटा हुआ है कि जब जब रेडर से टेंसर जाते हैं तब तब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं। ये 10th क्लास में लिखा हुआ है, रिफ्रेशर में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आज मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है, याद ही करना है, और बिल्कुल सही लिखा हुआ है 10th एनसीईआरटी में। और अगर कारण समझ लोगे तो और फील आ जाएगी कि हम नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों होते हैं। आइए मस्ती से बोर्ड पे देखना, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, माना ये रेरर है और ये डेंसर है। अच्छा आशीष सर डेंसर है, इसका मतलब म्यू टू ज्यादा है, म्यू टू ज्यादा है। डेंसर का सीधा मतलब है उसकी वैल्यू ज्यादा है, डेंसर बोला म्यू टू ज्यादा। लाइट आई, सब लोग पेन पेंसिल छोड़ो, बोर्ड पे समझो, बोर्ड पे समझो। जूम कर देता हूं इसको, ठीक है। अब आप देखना, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधी जाती। क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है,
तो ये बेंड होगी। मेरे पास दो ऑप्शन है, बताओ क्या? या तो बाहर बेंड करूं या अंदर बेंड करूं। मुझे नहीं पता, तो मैंने तो भाई साहब बाहर बेंड कर दिया। अभी मत बनाना, बाहर बेंड कर दिया। ये एंगल मान लिया अल्फा और ये एंगल मान लिया बीटा। एंगल कहां से नापे जाएंगे बताइए? नॉर्मल से। क्या मैंने सही किया है क्या? ठीक है साहब। अब मैंने लगाया स्नेल लॉ। बिंदास देखना, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। ध्यान से देखते जाना, मजा आने वाला है। अब एक देखना, 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1। क्या बिल्कुल सही है? क्या सिखाना चाहता हूं सुनना। अगर पहली टर्म बड़ी हुई 8 से 12, तो दूसरी टर्म को छोटा होना पड़ा। 12 से 24 पहली टर्म और बड़ी हुई, तो दूसरी टर्म को, तभी तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। आपकी इच्छा जो कर लो। 4 × 5, 5 × 4, 10 × 2, 20 × 1। नियम है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। साइंस है, विज्ञान है। पहली टर्म बड़ी हो रही है, तो दूसरी टर्म को छोटा होना ही, तभी उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। लगाओ। म्यू टू बड़ा है, म्यू टू बड़ा है, तो बीटा को कम होना पड़ेगा। ये देखिए, ये तो बीटा अल्फा से भी, जो कि संभव। इसका मतलब लाइट नॉर्मल से दूर नहीं जाएगी, नॉर्मल के पास आएगी। साइंस आर्ग्यूमेंट से समझ में आता है। सर ये तो 10th में लिखा हुआ है। उल्टा किया, पंगे लो। आपने नॉर्मल से दूर बेंड कर दी। अब आप हुआ क्या? लॉजिक से फिर समझो धीरे धीरे। क्या म्यू टू बड़ा है? अगर पहला नंबर बड़ा है तो दूसरे नंबर को, तो साइन बीटा को छोटा होना, मतलब बीटा की वैल्यू अल्फा से कम होनी। इस चित्र में देखिए, बीटा अल्फा से बड़ा है या छोटा है? मतलब ये सिचुएशन गलत है। इसका मतलब लाइट कभी नॉर्मल से अवे नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी। लास्ट एक बार और सिखा देता हूं, फिर देख लेना, फिर सही उतारना जो मैं बनाऊंगा। एक बार और तसल्ली से धीरे धीरे देखिए। लाइट आ रही है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता बच्चे, तो लाइट सीधी जाती। आराम से रिलैक्स होकर समझो। जितने कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएंगे ना, उतना सब्जेक्ट में मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है सर। अब सर बेंड करना है। पता बेटा बेंड के ऑप्शन क्या क्या है? सर या तो नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है सर, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से, अपन ले गए नॉर्मल से दूर। नॉर्मल से दूर लेते ही बताओ, बीटा अल्फा से बढ़ गया या छोटा हो गया? अगर बीटा बढ़ गया तो गलत हो गया ना, क्योंकि अगर म्यू टू बड़ा है तो बीटा को तो कम होना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब फाइनल में जो डायग्राम बना रहा हूं, आप उसे बना लीजिए, बाकी सब हटा देता हूं। अब देखिए, जो आपने जो जो बनाया उतना ही बनाइएगा। ये कितना? अल्फा। अब बताइए कहां लाऊं इसको, पास में या दूर? पास। दिस इज, ये म्यू 1, ये म्यू 2। म्यू 2 कौन है? डेंसर, मतलब म्यू 2 ज्यादा। फटाफट से लो लगाइए, बोलिए। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। लिखिए, क्योंकि म्यू 2 ज्यादा है, तो बीटा को कम होना पड़ेगा। बीटा को कम होना पड़ेगा, कम होगा तो लाइट कहाँ बेंड होगी? टूवर्ड्स द। तो 10वीं में ये बात रटी हुई है, वहां इतनी बात समझा नहीं सकते, बच्चे छोटे होते हैं। वहां समझा देंगे तो सब कॉमर्स आर्ट्स ये ले लेंगे। हमें भी तो साइंस दिलवानी है। साइंस नहीं लेकर हमारा क्या होगा? ये भी तो देखिए। तो वहाँ इतनी बातें लिखी जाती हैं कि उसका काम चल जाए। सारी विज्ञान वहीं सिखा देंगे उसको। भैया फिर तो 11th में सीधा कॉमर्स लिया जाएगा, तो वहाँ आर्ट्स लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी अपने दुख याद कर रहे हो कि कहाँ गलती से साइंस में फंस गए हैं।
कह रहा है सर आपके लिए लिया है ताकि आपका काम चलता रहे। देखो हमें पैकेज की कोई बात नहीं करेगा, फालतू बात। हाँ बेटा तुरंत तुम्हें सैलरी से बहुत लेना देना है, अपना खुद का पता नहीं है। गुप्ता जी आपकी सैलरी बता दो बस हमें। चलो मैं एक ही बात जानता हूँ, अगर न्यू ज्यादा है, अगर अगर न्यू ज्यादा है तो बीटा को कम होना पड़ेगा। लाइट को अंदर ही मुड़ना पड़ेगा भाई, लाइट के पास ऑप्शन नहीं है। मैंने पंगे लिए थे, मैंने एंगल बड़ा मैंने एंगल बड़ा करा, पर वो स्नेल लॉ से गड़बड़ हो गया। तो अगर म्यू टू ज्यादा, अगर म्यू टू ज्यादा है तो बीटा को कम होना पड़ेगा। क्या नोट के दोनों पॉइंट क्लियर हैं क्या? देख लीजिए। तो अब पहला पॉइंट, ये सब बार बार काम आएंगे। पहला, नॉर्मल के अलोंग आओगे, बिना मोड़े सीधे चले जाओगे। रेरर से डेंसर जाओगे टूवर्ड्स, उल्टा मत लिखो, उल्टा तो सेल्फ डिजाइन है। डेंसर से रेरर जाएंगे तो अवे, दोनों लिखते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। केवल एक लिखो, उल्टा तो परीक्षा में भी सोच लोगे कि रेरर से डेंसर जाने पर टूवर्ड्स नॉर्मल, तो डेंसर से रेरर अवे। दोनों कॉपी में लिखना कोई अच्छी बात नहीं है। एक बात लिख ली, उसको समझ लिया, दूसरा तो रिवर्स बिल्कुल ट्रू है। क्या बात सही है क्या? चलिए अब इन सभी बातों पे दो तीन प्रश्न करके देखो ताकि आपको समझ में आए। लिखो पहला, पहला लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन calculate the calculate the time taken by the time taken by the light ray to cross the slab। डायग्राम बना लीजिए और बहुत लॉजिकल करिए, क्लास इलस्ट्रेशन पूरे मन से समझिए। आपने अगर ये समझ लिए ना, आपको ईएलपी मॉड्यूल पेपर सब करने में बहुत आसानी मिलेगी। बस क्लास इलस्ट्रेशन को पूरे मन से, मतलब जितना उसमें आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, क्यों पूछ सकते हो वो पूछो। ये क्लास इलस्ट्रेशन इतने जबरदस्त वाले हैं कि ये आपके काफी प्रश्नों को हल कर देंगे। अभी जल्दबाजी नहीं करनी, पहले मुझे 5-6 सवाल करने दो, आपका एक मोमेंटम बन जाए कि प्रश्नों को हैंडल कैसे करना है। फिर आप करना ना, खूब सारे सवाल हैं मॉड्यूल मॉड्यूल में, 350-400 सवाल हैं ऑप्टिक्स के, आपको ही करने हैं। ईएलपी में इतने सवाल हैं, पर तरीका सीख जाओगे तो आपको ऐसा मजा आएगा कि सर एक एक सवाल बढ़िया बन रहा है। चलो जल्दबाजी नहीं करना, एकदम सवाल का पोस्टमार्टम करो तब मजा है। लाइट बाहर है हवा, अंदर है ग्लास, एक मीडियम से कहा जा रही है दूसरे मीडियम। सबसे पहले बाउंड्री खींचो, बता बाउंड्री कैसी आएगी, ईमानदारी रख। क्या ये बाउंड्री है? देखना, इधर हवा है इधर ग्लास है, ये बाउंड्री हो गई। दूसरा क्या खींचो? नॉर्मल, ये खींचा नॉर्मल। काम ईमानदारी से, 50 सवाल ईमानदारी से कर लिए, चैप्टर समझ में आ जाता है। ये खींचा नॉर्मल। अब बोलो, अरे भाई ये लाइट तो नॉर्मल के अलोंग आ रही है, अभी नोट लिखाया था, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। देखो, क्यों का कारण पता होना चाहिए। लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। बताइए लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 3। मुझे टाइम पूछा है, मुझे टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर होता है 9th क्लास डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाए, स्पीड मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। डिस्टेंस बता प्यारे कितना है, डी। आशीष सर स्पीड में अटक गया। भाई क्यों अटक गया? म्यू बराबर सी बाय वी, पहला फॉर्मूला। यहां से स्पीड बता दे कितनी आ गई, सी बाय म्यू। स्पीड पुट कर दो, सी बाय म्यू घूम के ऊपर, म्यू टी बाय। छोटा सा सवाल है, काम का सवाल है। छोटी छोटी बातें लगाओ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखो, धीरे 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 इतने फंडामेंटल मस्त हो जाएंगे ना, आपको चैप्टर में इंटरेस्ट आने लगेगा। अच्छा यार ये इसमें लॉजिक। अब पता है नॉर्मल आना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगले सवाल में जो आईआईटी का सवाल है, भाई ने क्या किया, लाइट को टेढ़ा लेकर आया। क्या दिक्कत होगी पता है, लाइट टेढ़ी आएगी तो किसी एंगल पे जाएगी। अब इसकी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो स्लैब की थिकनेस के बराबर, उससे थोड़ी सी ज्यादा है, मैस लगा के निकालनी पड़ेगी। ये भी कराऊंगा अभी। उससे क्या होगा, ये सवाल आपको अच्छा लगने लगेगा, अरे यार ये तो आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि लाइट नॉर्मल के अलोंग आ गई तो बिना मुड़े सीधी चली गई। तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टी। जबकि इस सवाल में, अभी इसको बनाइए मत, सिर्फ देखिए कि अच्छा अगर किसी एंगल पे आती तो बेंड होके ऐसे जाती। अब स्लैब के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो टी नहीं है, टी के अलावा कुछ और है, तो वो गणित लगाकर हमें वो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अगला क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल नंबर 2। इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन calculate the time taken by the light, time taken by light to cross the slab. डायग्राम बना लीजिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, 5 मिनट ज्यादा लगाइए, पर तरीके से इस बात को समझेंगे ना तो काम आएगी। सॉल्यूशन नहीं छापना भैया, है ना? क्यों की बात करनी है, सर क्या होगा, लॉजिक क्या है, किस तरह से काम हो रहा है, उसका आर्ग्यूमेंट करोगे तो ज्यादा बेहतर हम फिजिक्स डील कर पाएंगे। ठंडी चाय कौन भिजवाता है भाई? वापिस भेजो, तेज गरम मंगवाओ। चलो, अब आपसे पूछा गया है लाइट को स्लैब क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। अभी अपन सॉल्यूशन मत छापो, एक बार स्ट्रेटजी प्लान करो कि देखो क्या होता है। जैसे मैं अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूँ, आशीष सर मुझसे टाइम पूछा है, ऐसे करो। आपने ऐसे 50 सवाल कर लिए ना इतना लिखकर, तो भाई साहब ऐसी क्लियरिटी आ जाएगी। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर अगर मुझे डिस्टेंस दे दो और स्पीड दे दो तो क्या मैं टाइम निकाल लूंगा? मतलब मुझे अब क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस कौन सी है, क्या रूट 2 है क्या? क्या रूट 2 है क्या? कौन सी वाली है? ये ए बी, मतलब डिस्टेंस चाहिए मुझे ए बी। और स्पीड, अरे सर स्पीड तो निकाल लेंगे ना, पता स्पीड कैसे निकालोगे? म्यू बराबर सी बाई वी, अभी निकाला था। म्यू कितना, रूट 2, सी कितना, 3 × 10⁸। अरे यार वी तो आ गया, 3 × 10⁸ चलो साहब वी का तो काम हो गया। अब बताइए कहाँ अटके, ए बी पर। ऐसे डिस्कशन चाहिए, तब एक बढ़िया सब्जेक्ट की तरफ बढ़ सकते हो।
सिर्फ किताबी सॉल्यूशन छाप लोगे उससे होना क्या, वो तो किताबों में ऑलरेडी दे रखा है, हर किताब में। पर आपको वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करनी है कि ना सर मुझे परीक्षा में कैसे आगे बढ़ा जाए। स्पीड आ गई, अब डिस्टेंस पे अटक गए, अब डिस्टेंस कैसे लाएं। तो हमने सोचा इसी में कुछ दिमाग लगाते हैं, क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या। इसको मान लिया मैंने आर, चलो स्नेल लॉ लगाना। सभी लोग बोर्ड पे देखो, सुनो, स्नेल लॉ किसी बाउंड्री पे लगता है। अच्छे शब्द बोलो, ऐसे नहीं स्नेल लॉ लगाओ। अरे कहां लगाओ, स्नेल लॉ एट पॉइंट ए, किसी बाउंड्री पे लगाओ। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। अच्छे शब्द बोला करो। स्नेल लॉ, स्नेल लॉ कहां लगाएं, बाउंड्री कौन सी है, ये बाउंड्री है साहब। अच्छा अब लगा सकता हूं, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। ठीक है चलो लगाओ। ऊपर का म्यू कुछ नहीं दे रखा तो एयर, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। साइन 45 1/√2, साइन आर, √2 नीचे गया, साइन आर 1/2 तो आर 30। चलो ओके, आर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। आर आ गया, पर आर से करूं क्या, मुझे आर थोड़े चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, ए बी। तो मैंने क्या किया यार, इस ट्राइंगल को निकाल कर बाहर बनाते हैं। ये ट्राइंगल को निकाल के बाहर बनाया, ये है ए बी, ये आर आ गया था 30, और ये दूरी पता है कितनी। अब और सुनो और समझो, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए बी, मुझे चाहिए ए बी। अब साइन लगाऊं, कॉस लगाऊं, टेन लगाऊं, मैं फंसा रहता हूं। आज सटीक सीख के जाओ, क्या, जिस साइड पे दो एंगल बनते हैं, ये वाली साइड, इस पे 90 भी बन रहा है, 30 भी बन रहा है। जिस साइड पे दो एंगल बनते हैं वो कहलाता है बेस। 90 के सामने वाला हाइपो, बचा हुआ परपेंडिकुलर। बहुत छोटी बात है नवीं कक्षा की, बताने में शर्म आती है इसलिए टीचर बताता नहीं है, पर आपको तो भाई एकदम बच्चों से प्यार करके पढ़ाना पड़ता है कि भैया एक एक बात समझ। ऐसा थोड़ी ना इतनी छोटी बात मैं तो नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं काम चलता भैया। छोटी से छोटी बात सीखनी चाहिए। जिस साइड पे दो एंगल बनते हैं वो बेस, 90 के सामने वाला बचा हुआ। अब देख मैं किसका चुनाव कर रहा हूं, तीन होते हैं। साइन वो होता है P/H, कॉस वो होता है B/H, टेन वो होता है P/B। पूरा वाक्य सुनना, बेस पता है, हाइपो चाहिए, बेस की जानकारी है, हाइपो फाइंड करना है। अब बताओ बेस और हाइपो को कौन जोड़ता है, कॉस। एक बार ही दिमाग लगाना होता है। अब तुम्हारे अगले 50 सवाल में आराम मिलेगा ना, यहाँ हम 5 मिनट बचा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, पर वो 5 मिनट आपके हर सवाल में आपको परेशान करते रहेंगे। आपने एक बार सिस्टम सेट कर लिया कि हाँ यार सर ने बात बढ़िया सिखा दी, पता तो थी और रिवाइज हो गया। जिस साइड पे दो एंगल बेस, 90 के सामने वाला बचा हुआ। कॉस ही क्यों चुना, क्योंकि बेस की जानकारी है, हाइपो पता करना है। बेस और हाइपो को कौन जोड़ता है, अब लगाने में आपको मजा आएगा। cos 30 बेस अपॉन हाइपो, cos 30 √3/2 बेस √2 हाइपो ए बी, देन ए बी कम्स आउट टू बी 4√2/√3, 2√2, 2√2/, देखो आ रहा है क्या, नोट डाउन करिए। अब बताइए ए बी भी आ गया, स्पीड भी आ गई। अब टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2
√2/√3, स्पीड 3 × 10⁸ √2 पड़ जाएगा, √2 पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? 4। सही कर रहा हूं क्या मैं? सही है। 4/3√3 और 8 ऊपर जाएगा -6। देखो सही है कैलकुलेशन? पक्का दावे के साथ कह रहा हूं, नीट में नहीं आएगा। कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं, लाइव क्लास रिकॉर्ड हो रही है, नहीं आ सकता। तो फिर आपने 12 मिनट क्यों हमारे खराब करे भाई? इसके पीछे जो जो बातें समझ में आई है ना, आप उसको देखो। आपने स्नेल लॉ सीख लिया, ये अपने आप में एक सवाल है। आपने म्यू बराबर C/V लगाना सीख लिया, ये अपने आप में एक सवाल है। आपने ये वाली मैथ सीख ली, इससे न जाने कितने ही सवाल हल हो जाएंगे। तो इसके जो अंदर के पार्ट्स है ना, वो अपन को दूसरे नीट के सवालों में काम आएंगे। तो जो क्लास इलस्ट्रेशन लिया जाता है, उसके पीछे बहुत एक सोच होती है कि यार एज अ क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछोगे, क्रॉस नहीं आएगा भाई, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 40 सेकंड में सॉल्व ही नहीं हो सकता। पर अगर आप पूछोगे सर फिर कारण क्या है, कारण है इतने मल्टीपल कॉन्सेप्ट का उपयोग सीखना। और वो आपको उपयोग आपकी फिजिक्स को अंदर ही अंदर क्या करता जाएगा? स्ट्रॉन्ग करता है। बोलिए क्या सवाल क्लियर है? आंसर आ गया? तीनों कॉन्सेप्ट को एक बार हाईलाइट करोगे? 1 मिनट रुकेंगे। बताओ ये क्या लगाया? स्नेल लॉ। बोलो ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, स्नेल लॉ। दूसरा ये फॉर्मूला, म्यू बराबर 2-3 बार बोल लें, म्यू बराबर C/V। और तीसरा ये साइन कॉस टेन की बेसिक समझ होनी चाहिए। बोलो मेरे हिसाब से क्लियर है सवाल? क्या आगे बढ़े? लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। in the given situation calculate the angle of emergence डायग्राम बना लीजिए। केवल एक ही लॉ सिखाया है, स्नेल लॉ, उसी से काम हो जाएगा। पर मैं आपको चाहता हूं कि आप बहुत स्लोली और कंसेप्चुअली सवाल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। जल्दबाजी है ना, आप ELP में मॉड्यूल पे घर पे जल्दबाजी में करना है। अभी तसल्ली से एक बार उसको बढ़िया सीख लें, आपके एक बार फंडे लॉजिक वो डेवलप हो जाएंगे ना, फिर क्या आप दौड़ोगे, फिर दिक्कत नहीं आती। बोलो सब। बड़ा गड़बड़ है, डायग्राम नहीं बनता, थोड़ा सा हाथ घबरा रहा है। बिल्कुल घबराना चाहिए, मैं अभी सिखाऊंगा। चलो एक एक बात का लॉजिक समझना, डर हटता जाएगा, ऐसे ही सीख जाओगे। आज वेडनेसडे थर्सडे, अगले थर्सडे से बात करूंगा आपको। 6 दिन मेरा कहना मानना, जब होमवर्क दूं जब करके लाना, क्लास नोट्स रोज पढ़ना। थर्सडे से मैं आपको फीडबैक लूंगा, फिर आप बताना कि ऑप्टिक्स का अपना सीक्वेंस कैसा है। आप 6 दिन में आपको ऐसे लगने लग जाएगा अरे सर ये दमदार तैयार हो जाएगा। बस आपको 6 दिन स्ट्रिक्टली होमवर्क को फॉलो करना है बस। अब आप देखते जाना क्या होगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसा रे चल रही है उसके साथ हो जाओ, जैसा रे चल रही है उसके साथ चलो। जैसे ये रे, बात करो, बाहर हवा है, अंदर मीडियम है,
मतलब एक मीडियम से कहा जा रही है, दूसरे मीडियम में। सबसे पहले बाउंड्री, घास नहीं काटना, सबसे पहले बाउंड्री बनाई। उसके बाद क्या बनाया, नॉर्मल। नॉर्मल कितने डिग्री पे, ओ भाई साहब, ये तो लाइट नॉर्मल के नोट का नंबर 1 पॉइंट। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी, इसका तो काम हो गया, देख लो। अब ये बात फिर रिवाइज हो गई चौथी बार, अगर नॉर्मल के अलोंग आओगे तो बिना मुड़े सीधे चले जाओ। तो सर यहां भी कर देते हैं, कोई देख तो रहा ही नहीं, दरवाजे बंद। लो सर नीचे। सर मैं रुकूंगा क्या सर, आप क्या बात करते हो सर? आपका स्टूडेंट हूं सर, मैं रुक जाऊंगा क्या? आपने यहां सीधी निकाली, मैंने यहां सीधी निकाल दी सर, आप भावनात्मक हो गए। मैंने यहाँ नॉर्मल के अलोंग निकाली थी, यहाँ ये नॉर्मल के अलोंग नहीं है। फिर अब कंडीशन वही, सबसे पहले क्या करो, बाउंड्री। बाउंड्री बताओ, इधर म्यू, इधर एयर, तो बाउंड्री, ये बाउंड्री। जितना काम तरीके से कर लोगे ना 50 सवाल, उतने मजे आ जाएंगे। ये क्या खींचा, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा बाउंड्री से 90 डिग्री पर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, डेंसर है √3 मतलब ज्यादा, हवा है मतलब कम। डेंसर से रेरर जाते हो तो नॉर्मल से अवे जाओगे, ये नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से अवे। लेट दिस एंगल इज ई, लेट दिस एंगल इज ई। पर मुझे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तो चाहिए, ये तो है ही नहीं, वो भी लाना पड़ेगा। 60, तो ये भी 60, ये 90, 90 60 150, ये 30। स्नेल लॉ में यही यूज होगा, क्योंकि रे का, रे का किसके साथ, नॉर्मल। बताइए, हो गया सवाल? अब स्नेल लॉ लगा दीजिए, मजा आ जाए। लॉजिक डेवलप करने पड़ेंगे, डर लग सकता है, 10 सवाल में लगेगा, 10 सवाल के बाद सही हो जाएगा। आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। देखो, नॉर्मल के अलोंग आए, नॉर्मल के अलोंग आए, ये देखो आप सीधे निकल गए। यहाँ सीधे नहीं निकलोगे, सर कहाँ जाएंगे नहीं पता, इच्छा हो जहां बना दो। माना वो एंगल कितना है, E। अब लगा दो स्नेल लॉ। फिर वही बात, सर कहाँ लगा रहे हैं, बोलो इस वाली बाउंड्री पर, अच्छे शब्द बोलो, इस बाउंड्री पे स्नेल लॉ लगा रहे हैं। अब यहाँ का म्यू, यहाँ का एंगल, दूसरी तरफ का म्यू, दूसरी तरफ का। अगर सही शब्द का इस्तेमाल करोगे तो आधी फिजिक्स की जंग तो वैसे ही जीत लोगे, कि स्नेल लॉ कहां लगाया जा रहा है, इस पॉइंट पर। अब यहाँ का म्यू √3, अंदर का एंगल 30, बाहर का म्यू 1, बाहर का एंगल E, खत्म। √3 साइन 30 1/2, तो √3/2, √3/2 कब होता है, हो गया। बोलो, क्या बात क्लियर है? अगला खड़े, नीचे लिखिए, हेड डालिए, जल्दी बराबर आओ। अच्छा सवाल है देखो, कितना स्नेल तो लगाना था, पर थोड़ी सी जो ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री काम की थी। अब अगली हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्शन थ्रू, नहीं डालिए, रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल, मल्टीपल पैरेलल ग्लास स्लैब। भाई घर जाके कॉपी में लिख देना, फिर पन्ने पे काम नहीं चलेगा। ऑप्टिक्स के सवाल सही होंगे तेरे पेपर में, हाँ, थोड़ा सा ध्यान से। रिफ्रैक्शन थ्रू
मल्टीपल पैरेलल ग्लास स्लैब। अब ध्यान से इसको समझिएगा, ये पैरेलल स्लैब है, बना लीजिए μ1 μ2 μ3 बना लिया। अब ध्यान से सुनिए इसमें क्या फिजिक्स है। यहां से लाइट आ रही है, हम देखना चाहते हैं कि क्या फिनोमिना हो रहा है। ये एंगल मैंने मान लिया आई। चित्र बना लीजिए जल्दी से। अब सभी लोग बोर्ड पे देखो, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं, थोड़ा समझना। देखो, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, बैंड होगी। सर अंदर बाहर कहीं भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यू। नहीं पता, अपन ने बैंड कर दी बस। फिर वापस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, बैंड होगी। अंदर बाहर कहीं भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ म्यू। फिर वापस बैंड होगी। क्या बैंडिंग आपको समझ में आ रही है? ठीक है साहब, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, एक बहुत बढ़िया रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आई पर आई, माना ये एंगल हो गया आर। इस पॉइंट पर स्नेल लॉ लगाओ बिंदास। स्नेल लॉ की प्रैक्टिस करो। बोलो इस पॉइंट पे लगाने, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। बोलो ओके है क्या? प्लीज बोर्ड पे देखना। ये आर है, थोड़ा ज्यादा जूम कर रहा हूं। ये आर है तो ये भी आर होगा। इसका कारण फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है। पैरेलल लाइंस तो वो अल्टरनेट एंगल हो गए। बोलो ये आर से आर समझ में आया? ये नहीं पता मुझे, मैंने कुछ और मान लिया R1, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हो गया, ये दोनों बराबर थोड़ी ना होंगे। चलो यहाँ लगा सकते हो स्नेल लॉ। फिर से बोलो, बोलो ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। बताओ क्या बात सही है? सोचो ये R1 है तो क्या ये R1 होगा? इसके पीछे फिजिक्स या मैथ्स? मैथ्स। ठीक है साहब। और माना ये एंगल है E। चलो यहाँ लगा सकते हो, लगाओ। यहाँ लगाओ स्नेल लॉ, बोलना ईमानदारी से। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। अब आप ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तो एक्चुअल फिजिक्स मैथ्स लगाई, पर थोड़ा होशियारी देखना। μ1 साइन आई बराबर है किसके? μ2 साइन। μ2 साइन बराबर है μ3 साइन आर। μ3 साइन आर बराबर है किसके? मतलब ये सब बराबर है μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ2 साइन आर किसके बराबर? μ3 साइन R1। μ3 साइन R1 किसके बराबर? μ4 साइन E। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्लीज उसको समझिए। अगर सरफेसेस पैरेलल हैं, जुगाड़ सुनिएगा, अगर सरफेसेस, इतनी नाटकबाजी मत करो, कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ लगाओ। सबसे ऊपर और सीधा सबसे, बोलो सबसे ऊपर μ1 साइन आई, बीच का कचरा सब छोड़ दो, सबसे नीचे μ4, दैट्स इट। देख लीजिए वही आ रहा है, μ1 साइन आई बराबर μ4 साइन ई। मैं अपनी बातों को फिर दोहरा रहा हूं, आप पहले डायग्राम बनाइए। एक कंडीशन जो बहुत जरूरी है वो बताइए क्या है? सरफेसेस का पैरेलल होना। क्यों पैरेलल होना बताइए? पैरेलल होने की वजह से ही तो ये आर यहाँ आर आया है, ये R1 यहाँ R1 आया है। अगर सरफेस ऐसी होती, एक प्लेन एक कर्व्ड, एक प्लेन कर्व्ड कर्व्ड, तब अपन ऐसा स्नेल लॉ नहीं लगा सकते। तो ध्यान दीजिए, सारी सरफेसेस का आपस में पैरेलल होना जरूरी है। अगर सरफेसेस पैरेलल हैं तो हम कहीं से कहीं भी स्नेल लॉ लगा सकते हैं। ज्यादा एंगल के चक्कर में मत पड़ो, R1 जो बन जाए, जो बन जाए। जैसे तुमने लिख दिया R572, मिटाना नहीं इसको, सही है। कौन पढ़ रहा है? डायरेक्ट ट्रिक बता तो दी, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। तो यहाँ घुस घुस के क्या बना रहे हो? कुछ भी लिख दो, कुछ भी, कोई नहीं देख रहा। तुम उसको ध्यान से R1 कहीं R2 नहीं आ जाए, कोई काम का ही नहीं है।
सीधा ध्यान रखना है, अगर सरफेस पैरेलल है तो किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में क्या लगा दो, स्नेल लॉ, बात खत्म। तो मूल डायग्राम में लगे पड़े हो तो लिख लीजिएगा, सरफेसेस का पैरेलल होना जरूरी है। तो अगर सरफेसेस पैरेलल हैं तो बच्चे किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में डायरेक्ट स्नेल लॉ लगाया जा सकता है। तीर के निशान जरूर बनाओ, तीर के निशान बनाने से ही वो पूरा परफेक्ट दिखता है। ये तीर, ये तीर, तीर का निशान जरूर बनाए ताकि आपको रे का ट्रेवलिंग समझ में आता है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। बोले क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखें, फाइनल ये लिख लीजिएगा, सबसे ऊपर सबसे नीचे, डायरेक्ट। लिखें, करो, नेक्स्ट स्लाइड कर दोगे, जल्दी बराबर आ जाओ। लिखें, in the given situation calculate the angle of refraction in the medium having refractive index root 2, having refractive index root 2। डायग्राम बना लीजिए। अब बहुत सरल, आपको कोई मैथ्स नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, एक वाक्य बोलना है, अगर सरफेसेस पैरेलल हैं तो किन्हीं भी दो के बीच में क्या लगा दो, स्नेल लॉ, खत्म। किस किस में लगाया आशीष सर? भाई जिसमें पूछा उसमें लगाएगा, रूट 2 में पूछा है, 1 की तुझे जानकारी है, इन दोनों में लगा दो। बोलो, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, आर मान लो, ई मान लो, जो भी, खत्म। साइन 45 रूट 2 साइन ई, रूट 2 नीचे जाएगा, साइन ई कब, खत्म। आपको कह रहा हूं मैं, इतना आसान है, आप पूरा ईएलपी मॉड्यूल मेरे साथ करके देखना, किसी सवाल में आपको 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा खर्च ही नहीं होने देंगे। ऐसे आपको मेथड, ऐसे तरीके, ऐसे सिस्टम समझाऊंगा कि आप 2 लाइन में तो सवाल में फ्री हो जाओगे, या 2 स्टेप लिखे और सवाल खत्म। और आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए रोज पढ़ोगे चैप्टर आसान हो जाए। नीचे लिखिए,
अब इसी का एक सवाल और जेई मेन का, भाई ने क्या किया, 50 स्लैब लगा दी। यार 50 लगाओ 100 लगाओ, क्या ही फर्क पड़ना है। आपको तो ये पता होना चाहिए कि सारी सरफेसेस क्या है, पैरेलल। अब ये डराने के लिए है, 50 स्लैब लगा दी, ऐसी 50 स्लैब। और फाइनली था म्यू 1.6। यहां से आ रही थी लाइट थीटा एंगल पर। आपसे पूछा था जब वो 1.6 में निकलेगी तो उस समय एक्स पे निकली, साइन एक्स बताओ। 50 स्लैब हैं, ऑल आर पैरेलल। अब ये सब डराने के लिए है, इतने सारे म्यू। आपको बताइए कहां कहां स्नेल लॉ लगाना आना चाहिए, सबसे ऊपर और सबसे, बस एक बार में आंसर आ जाए। 50 का कोई यूज ही नहीं है, वो डराने के लिए। बस आपको ये बात क्लिक होनी चाहिए, इफ ऑल द सरफेसेस आर पैरेलल, तो मैं कहीं भी दो सरफेस के बीच में स्नेल लॉ को यूज कर सकता हूं। आया आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का, खत्म। अब साइन एक्स चाहिए, म्यू से तो म्यू कट गया। 1.6 का मतलब 16/10, 2 का पहाड़ा। मुझे साइन एक्स की वैल्यू चाहिए थी 5/8। बोलिए, तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक मिनट रुक जाता हूँ, बराबर आ जाइए, ये रिवाइज कर लीजिए। अगर सरफेसेस पैरेलल हैं तो हम किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में सीधा सीधा स्नेल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखते हैं, टाइप डालिए। नॉलेज बूस्टर। दो तीन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ, उससे पहले एक जनरल बात कर लेता हूँ। काफी बच्चे मिलते रहते हैं कि सर सिलेबस का क्या अपडेट है, और आपने कहा था हमें कि फरवरी के एंड तक सिलेबस पूरा हो जाएगा, और बिल्कुल आज भी मैं उसी पे कमिटेड हूँ। फरवरी के एंड तक पूरा फिजिक्स का सिलेबस अच्छे से करवा दिया जाए, और इसका मेरा कमिटमेंट पहले भी था और आज भी है। दूसरी बात कि ना सर, एंड में अपन पढ़ेंगे तो क्या अपन तेज पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा बता देता हूँ। अभी मैं मास्टर प्रो 1 में पढ़ा कर आया, जस्ट कल ही मेरा उसमें ऑप्टिक्स खत्म हुआ। तो जब मैं उनको मैकेनिक्स पढ़ाता था, उनको पूरी एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी, सेंट्रोमा, सर्कुलर, रोटेशनल, वर्क एनर्जी सब पढ़ाया मैंने। तो उनको बताया कि देख, जब तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ाते थे एनएलएम फ्रिक्शन, तब भी 100, 110, 120 सवाल कराए जब तुम मई में आए थे पहली बार। और आज दिसंबर जनवरी चल रहा है, आज भी तुम्हारा ऑप्टिक्स खत्म हुआ है, तो भी 125 सवाल कराए हैं तुम्हें ऑप्टिक्स में। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं है कि अंतिम समय में उसको तेज भगाएंगे, उतना ही सिस्टमेटिक। जब तुम पहली बार आए थे और आज जब तुम आखिरी जंक्शन पे हो, तब भी उतने ही प्रश्न करा रहे हैं, उतने ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, उतना ही सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं। तो पहले भी हमारा कमिटमेंट था और आज भी कमिटेड है कि पूरा अच्छे से सिलेबस कराएंगे। दूसरी बात ये है कि टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है।
बट टाइमलाइन के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन सिलेबस को बहुत तेज करा रहे हैं कि यार 28 फरवरी को डॉट खत्म ही करा दो सर। देखिए खत्म कराना तो हमारा कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी हम 45 दिन का क्रैश कोर्स भी पढ़ाएंगे, है ना। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब उसमें पढ़ाऊंगा एक बच्चा ये नहीं बोलेगा कि समझ में नहीं आया, और कि सर जितना 2 साल में नहीं पढ़ा है उतना 45 दिन में पढ़ा दिया। वो तो हमारी काबिलियत है कि ना 20 ओवर का मैच कैसे खेलना होता है, 50 ओवर का कैसे खेलना होता है, 2 ओवर ही खेलने तो कैसे खेलने। तो वो तो अलग अलग है ना। 11वीं वाला बच्चा आता है तो 2 साल पढ़ता है वही सिलेबस। ड्रॉपर वाला बच्चा आता है वो 10 से 11 महीने पढ़ता है। लेट ड्रॉपर आता है काउंसलिंग के बाद वो 7 महीने पढ़ता है। सिलेबस सबका तो सेम ही है ना। ये तो अलग अलग जंक्शन पे अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आप उसकी चिंता मत करिए कि ना सिलेबस टाइम, क्योंकि टाइम का तो देखो हमारे ऊपर, आप कहोगे जब खत्म करा देंगे। इम्पोर्टेंट क्या है कि सर जो सिलेबस हो ना वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कराया जाए। जब आपने हमें इलेक्ट्रो या मैग्नेट पढ़ाया था, जितना सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज नोट्स पढ़ाए, आज भी आप उतना ही पढ़ाओ। हम आपसे ये डिमांड करते हैं, 1 या 2 दिन प्लस माइनस वो सर मैनेजेबल है, पर आप मेरे 50 न्यूमेरिकल उड़ा दो वो मैनेजेबल नहीं है। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो कमिटमेंट मेरा वही है, फरवरी के एंड तक आपका डॉट सिलेबस खत्म कराऊंगा फिजिक्स का, ये मेरी जिम्मेदारी है। कैसे होगा वो भी मैं 8-10 दिन बाद, थोड़ा जब ऑप्टिक्स मेरा आगे आ जाएगा तो मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा कि देखो ये हमारे पास इतने दिन है। अभी हमारा फिजिक्स का डबल स्लॉट वापस आएगा थोड़े दिनों बाद। डबल स्लॉट का मतलब होता है कि 2 फिजिक्स चलेंगी। कितने दिन मिलेंगे फरवरी तक, कौन से चैप्टर में कितने लेक्चर लगते हैं, सब आपके पास प्लान। मुझे तो हर बैच का याद है, जितने बैच चल रहे हैं हमारे पास, अभी 50 बैच चल रहे हैं। पूरा प्लान से चलता है, ऐसा थोड़ी ना होता है आपने बोले अरे सर कैसे होगा, ऐसा नहीं होता। पूरा प्लान है, कब कौन सा टीचर कहाँ जाएगा, कौन सा सिलेबस ओसी खत्म हो रहा है तो कौन कर में वहां फिजिकल स्टार्ट होगी, फिजिक्स में क्या होगा, कहाँ फिजिक्स डबल चलेगी। पूरा सिस्टम होता है, पूरा एकेडमिक प्लानिंग है, उसमें आप परेशान मत होइए। कमिटमेंट हमारा क्या है, जिस तरीके से पहले पढ़ा रहे हैं उतनी ही ईमानदारी से आपको सिलेबस एंड वाले दिन तक पढ़ाएंगे कि देख भैया उतने ही तरीके से पढ़ाए। प्लस माइनस 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो मैनेजेबल है, 1-1.5 महीना ऊपर नीचे नहीं होगा, ये हम भी समझते हैं। फरवरी का एंड बोले तो फरवरी का एंड। क्या बात क्लियर। दूसरी बात, आप देखो पार्ट टेस्ट कितने बढ़िया प्लान करे हैं। जनरली पार्ट टेस्ट होते थे 2 या 3 या 4, हमने इस बार पार्ट टेस्ट कितने रखे देखा आपने, 6। उसका कारण क्या है, जो हमने पिछले 8 से 10 साल महसूस किया जब हम पढ़ाते थे कि यार पार्ट टेस्ट कम रखते हैं, बच्चे का सिलेबस ही रिवाइज नहीं हो पाता। इतने जल्दी जल्दी मेजर होते हैं कि वो पूरा पढ़ ही नहीं पाता, वो बीच में मेजर छोड़ने लग जाता है। अपने साथ भी ऐसा ही होता था। अभी आप पार्ट टेस्ट देखो कितना कम सिलेबस है। एक में सिर्फ है मैग्नेटिक इफेक्ट, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, आराम से आप पूरा तैयार कर सकते हो 6 दिन में। एक में सिर्फ है एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी, ग्रेविटेशन के सिर्फ इतना सा। एक में है इलेक्ट्रो करंट और कैपेसिटर। इतना छोटा छोटा पार्ट रखा है ताकि आप हर पार्ट टेस्ट को ईमानदारी से दे पाओ। 6 पार्ट टेस्ट दोगे, उसके बाद क्या रखा, एक 11वीं का कंप्लीट, केवल 11वीं, उसमें 7 दिन दिए। फिर अगले सप्ताह क्या रखा, केवल 12वीं। इससे आपका पूरा सिलेबस 8 हफ्ते में धीरे 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 क्या हो गया, तैयार हो गया। फिर रखें अंत में जाके फुल सिलेबस टेस्ट। भैया फुल सिलेबस हम तो मार्च में चालू कर दें, उससे फायदा क्या होगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। 7 दिन में आपका पूरा सिलेबस तैयार ही नहीं होगा। बहुत प्लानिंग से वो बनाया गया, आप देखना उसको नोटिस बोर्ड पे लग गया है, हर पार्ट टेस्ट का सिलेबस है। और हर पार्ट टेस्ट का सिलेबस इतना छोटा है कि आप उसको आसानी से मैनेज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, सारे पार्ट टेस्ट, सेमी मेजर टेस्ट, मेजर टेस्ट के वीडियो रिलीज होंगे। लास्ट ईयर जो पढ़े उनको पता है, हमने सारे मेजर टेस्ट के वीडियो ईमानदारी से बनाए थे। जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा आपको वीडियो रिलीज होगा, ताकि आपको प्रॉब्लम्स के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़े। वीडियो बनाने में हमारा भी एक फायदा है। क्या फायदा है, जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, प्री रिकॉर्ड, किसी सवाल में गलती होती है ना वो पता चल जाती है। जिन्होंने लास्ट ईयर के मेजर दिए आपने देखा होगा कोई करेक्शन नहीं था भाई साहब, 0 करेक्शन पे गए थे हम फिजिक्स में। कारण क्या, जब मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ 3 दिन पहले, जब मैं खुद ही सवाल कर रहा हूँ तो भाई मुझे पता चल जाएगा ना किसी सवाल में क्या गलती है, और वो गलती पता लगाते ही
प्रिंटिंग में उसको पहले हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो उससे दो फायदे होते हैं, एक तो पेपर जाता है एरर फ्री, दूसरा आपको फायदा होता है तुरंत 5:30 बजे आपके पास उसका क्या आ गया, वीडियो, जो सवाल में डाउट है भैया वो देख, तुझे पेपर लेके इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम बिल्कुल कमिटेड है आपके प्रति। जितनी जिम्मेदारी आप सीरियस हो पढ़ाई के लिए, उससे ज्यादा हमारा कमिटमेंट है। हम सभी को अच्छे रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ना है, इसलिए जैसा जैसा आपको पढ़ाते जा रहे हैं आप पढ़ते चलिए। मार्च अप्रैल में बढ़िया रिवीजन प्लान कर रहे हैं, शानदार रिवीजन करवाएंगे आपको A to Z। अभी मास्टर प्रो 1 का करवाया मैंने शाम को, एक दिन का भी ऑप्टिक्स का रिव्यू कराया, एक दिन पुराने टॉपिक का रिव्यू कराया, पूरा रिवीजन कराएंगे, कहीं परेशान मत होइए। बस जैसा जैसा आपके टीचर आपको गाइडलाइंस देते जा रहे हैं उनको फॉलो करते जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम बहुत अच्छे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लास्ट ईयर चैलेंज अलग थे, इस साल चैलेंज अलग है। अब हम 2 साल पुराने हो गए, हमें पता है हमारी ELP बन गई, मॉड्यूल तैयार हो गए, अब हमें धीरे धीरे चीजों को और इम्प्रूव करना है। इसलिए अच्छे से पढ़ें, होमवर्क करें, आगे का हमें ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं। चलो लास्ट एक कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर छुट्टी करेंगे। लिखें, नॉलेज बूस्टर। टाइम हो गया क्या? चलो लाइन लिख लो, कल समझा दूंगा। लिखो पहला पॉइंट, लिखें, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, frequency is a property of source and it does not depend हाँ जी लिखो पूरा, frequency is a property of source and it does not depend को काटो, it does not change, ज्यादा बेहतर शब्द है, it does not change when light travels from one medium to another medium। तो ये वेल प्रूवन बात है, आपने SHM वेव में भी पढ़ रखा है कि भैया जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। मेरे गले से जो आवाज निकल रही है, इन साउंड वेव को आप पानी में ले जाओ, ऑयल में ले जाओ, कभी भी वो चेंज नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, पॉइंट तो लिख लो, हाँ लिख लो। दूसरा पॉइंट, कलर्स 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 आर, बोर्ड से स्पेलिंग देख लेना, करेक्टराइज्ड, कलर्स आर करेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी। कलर का निर्धारण किससे होता है? फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब पता है क्या होगा? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका कलर नहीं बदलेगा। पूछो क्यों? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, क्या फ्रीक्वेंसी वही रही या बदल गई? फ्रीक्वेंसी वही। और फ्रीक्वेंसी का संबंध किससे है? कलर से। अगर फ्रीक्वेंसी वही तो कलर भी वही। ये 2 बार पेपर में आया है ऑल इंडिया लेवल पर। ग्रीन कलर का प्रकाश पानी में जाने के बाद ग्रीन कलर का ही रहेगा। वो वहां का वेवलेंथ दे देता है, म्यू दे देता है, बच्चा सॉल्व करता रहता है, पेन भी नहीं चलाना। ग्रीन कलर का प्रकाश पानी में जाने के बाद भी ग्रीन ही रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो कलर भी नहीं बदलेगा। कलर का सीधा संबंध किससे है बताइए? फ्रीक्वेंसी से। अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी तभी कलर बदलेगा। तो फिर बदलता क्या होगा? वेवलेंथ बदलती है, स्पीड बदलती है। एक फॉर्मूला भी है, वो भी याद कर लेता हूं, V बराबर F लैम्डा। सिकंदर सर ने सिखाया है SHM वेव में, V बराबर F लैम्डा, जहां पर V कौन है? स्पीड। F कौन है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा कौन है? वेवलेंथ।
याद करिए, v बराबर एफ लैम्डा। अब मैं होशियारी से फॉर्मूला तो लिख लिया, क्या मैं f को काट दूं क्या? पूछो क्यों? क्योंकि f तो कांस्टेंट है। इसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो हाल स्पीड के होंगे, जो हाल स्पीड के होंगे वही हाल वेवलेंथ के होंगे। क्या इस बात से सहमत हो? तो अगर मैं स्पीड पे कमेंट करना सीख गया तो वेवलेंथ पे कमेंट कर लूंगा, क्योंकि v किसके प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के। तो याद रखें, कलर वही, फ्रीक्वेंसी वही, क्या क्या बदला? वेवलेंथ और स्पीड। और दोनों नहीं सोचने। अगर तुमने स्पीड सोच ली कि स्पीड कम हो गई, तो चुपचाप वेवलेंथ भी कम हो गई, क्योंकि v किसके प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के। जैसे उदाहरण के तौर पर, नहीं मैं नहीं पढ़ा नहीं रहा, इसको पढ़ाना नहीं बोला जाएगा। अगर मैं रेरर से डेंसर जा रहा हूं, कहां से कहां जा रहा हूं? रेरर से डेंसर। अच्छा, डेंसर में जा रहे हो, डेंसर का मतलब म्यू ज्यादा। अरे है ना, डेंसर का म्यू ज्यादा। तो सोच, म्यू ज्यादा है तो म्यू बराबर सी बाई वी, म्यू ज्यादा है तो स्पीड, इसका मतलब आशीष सर रेरर से डेंसर जाने पर बता स्पीड के क्या हाल? स्पीड कम, स्पीड कम। और जो हाल स्पीड के वही हाल वेवलेंथ के। अच्छा, कलर बताओ, कलर, कलर, अरे बोलो कलर वही रहेगा। और फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी वही, कलर भी वही, केवल और केवल क्या बदलेगा? स्पीड और वेवलेंथ। तो याद रखें, रेरर से डेंसर गए। अच्छा, डेंसर गए, डेंसर बोले तो म्यू ज्यादा। अगर म्यू ज्यादा है, अरे सुन लो, तुम तो बैक पैक करने में लगे हो, सुन तो लो। डेंसर बोले तो म्यू ज्यादा, म्यू ज्यादा तो वी को कम होना पड़ेगा। इसका मतलब जब जब डेंसर में जाओगे तब तब तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। बोलो हाँ है क्या? एक छोटी सी बात और, नहीं नहीं मैं नहीं लिखा रहा, नहीं लिखा रहा। 31 दिसंबर तक ही ये सुना जाएगा कि टाइम हो गया, अब बेल बज गई, अब हम घर जाएंगे। 1 जनवरी के बाद ये कुछ भी नहीं सुना जाएगा। लास्ट क्लास जब भी आएगी वो आधा घंटा एक्सटेंड होगी। आइए वापस से रिवाइज करेंगे। 31 दिसंबर तक 1:15 होते ही क्लास छोड़ दी जाएगी। सवाल पूरा हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, पर 1 जनवरी से फिर ये सुना नहीं जाएगा। अगर मेरी अंतिम क्लास आई तो मान के चलें आधा घंटा ज्यादा पढ़ेंगे। सही है क्या? चलिए धन्यवाद। 31 दिसंबर तक आपकी चलेगी, तो जिसको 31 दिसंबर तक चिल्लाना है वो चिल्ला ले। 1 तारीख से सब बंद। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का।